नमस्कार दोस्तों। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। आज दोपहर मैंने एक पत्रकार मित्र से बात की। वो वहाँ पर एक सर्वे एजेंसी में काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार कोई नया सर्वे दो, गुजरात का कुछ नया अगर आपके पास इनपुट आया हो तो वो दो। उन्होंने कहा कि हर्ष भाई, हम लोगों ने एक नया सर्वे किया है और ये जो यूसीसी वाला मामला उठा है, समान नागरिक संहिता वाला, इस वाले प्रकरण के बाद इस सर्वे को हमने बनाया है। तो उस सर्वे में गुजरात में ऐतिहासिक जीत होती हुई नज़र आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। और शायद यहाँ पर किसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट अब तक नहीं मिला है जितना इस बार बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कहा कि यार मुझे तो यकीन नहीं होता, मैं तो वैसे भी इस तरह के जो सर्वे आते हैं उन पर बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी फाइल भेजता हूँ। उन्होंने ईमेल पर मुझे पूरा रिकॉर्ड भेजा है और उससे देखने के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें वास्तव में ही बड़ा ही रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को 182 में से 140 सीटें से भी ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही हैं। उनका तो ये कहना था कि शायद 150 सीटें भी बीजेपी की आ सकती हैं। और ये बड़ा बदलाव जो है वो साफ इशारा ये कर रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बहुत उछल कूद कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जो कभी लक्ष्मी गणेश का मुद्दा लेकर आ रहे थे, कभी कृष्ण अवतार बन रहे थे, कभी भगत सिंह बता रहे थे अपने नेताओं को, वो एक ही दांव में चित होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मामला। हालांकि मैं नहीं मानता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो मामला है वो गुजरात में इतना महत्वपूर्ण था। मेरी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है कि गुजरात में बीजेपी 125 से अधिक सीटें पहले से ही जीत रही थी। आम आदमी पार्टी किसी भी दिशा में, किसी भी हालत में यहाँ पर अपनी स्थिति बनाती हुई नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ पत्रकार, वहाँ अभी अहमदाबाद में एक सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में, उसमें कुछ पत्रकार और कुछ बीजेपी के नेता भी गए हुए थे। मेरी उनमें से एक पत्रकार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हलचल अच्छी खासी बनाई है। लेकिन जब हम किसी से वहाँ ये पूछने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि आखिरकार बीजेपी के सामने अरविंद केजरीवाल विपक्ष के रूप में उभर रहे हैं या नहीं, या फिर कितनी सीटें जीत सकते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई खाता खुलना मुश्किल है। अलबत्ता कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि कांग्रेस का नुकसान भी अच्छे खासा करते हुए अरविंद केजरीवाल नज़र आ रहे हैं। अब तक लोगों में ओपिनियन ये बन रही थी कि अरविंद केजरीवाल वोट काटेंगे तो बीजेपी की काटेंगे, कांग्रेस को इसमें लाभ हो सकता है। लेकिन सारी ओपिनियन अब जो सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो भी वोट काट रही हैं वो कांग्रेस की काट रही है और बीजेपी का वोटर अपनी जगह पर इंटैक्ट नज़र आ रहा है। उस सर्वे की पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड के और हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात पहले से कही गई है। और उत्तराखंड में तो देखिए, उत्तराखंड का जब चुनाव हो रहा था उससे पहले चर्चा आई थी और उत्तराखंड में तो प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में विशेष गठित समिति जो है उत्तराखंड में सुझाव ले रही है और 3 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त भी हो गए हैं और उसके आधार पर ये रिपोर्ट दी जाएगी। तो वहाँ पर तो काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। लेकिन जो विपक्ष है उसने वास्तव में आलोचना की है और बहुत हंगामा भी किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उन्होंने कई और भी आरोप लगाए भाजपा पर और उन्होंने ये भी कहा कि ये सही तरीका नहीं है और ये हमारे राइट्स का उल्लंघन है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश का जो संविधान है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात कही गई है। मैं बीजेपी और संघ परिवार को चुनौती देता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब पर प्रतिबंध की बात नहीं कही गई थी, आय की असमानता को कम करने की बात नहीं कही गई है। इन मुद्दों पर वे क्यों बात नहीं करते। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आर्टिकल 44 की आप बात करते हैं, आप हमें बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत किस प्रावधान को लागू करेंगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात केवल इसलिए कर रही है क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। इस मामले को लेकर अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी हुआ था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जाने माने लॉयर हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई हुई थी और एक जनहित याचिका डाली थी। लेकिन उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर से जवाब मांगा था, तो अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, अश्वनी जी ने मुझे व्हाट्सएप पर अपना वीडियो भी भेजा था
और ट्विटर पर भी उन्होंने इसको शेयर किया था। तो अश्वनी जी का ये कहना था कि हमारी तो जो क्या कहना चाहिए कि हमें जो असली निराश है वो अपने ही लोगों से मिल रही है, यानी कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह का जवाब केंद्र सरकार दाखिल करेगी। तो केंद्र सरकार ने, मैं बताता हूँ कि क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका विचार योग्य नहीं है और संसद को यह निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तलाक के ग्राउंड 1 करने से लेकर गुजारा भत्ता, शादी की उम्र और विरासत संबंधी अधिकार को 1 करने की मांग की गई थी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जर का जवाब मांगा था और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने यह कहा था कि इस मामले में परमादेश जारी नहीं हो सकता है कि संसद ऐसा कानून बनाए। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत फैसला है और आप इसमें चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर फैसला लेते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती या कोई अदालत कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी और मिनिस्ट्री ने कोर्ट को यह भी बताया था कि सरकार इसको लेकर सजग और सचेत है और 21वां लॉ कमीशन जो है वो इस मामले को विस्तार से देख रहा है। दूसरी ओर गुजरात में जो कल किया है बीजेपी ने, उसके बारे में आपको बता दूं। जो वहाँ के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने शनिवार को इसकी घोषणा की है कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी बनाएंगे, यानी कि सेम वही फॉर्मूला जो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने करा था। आपको याद होगा उत्तराखंड में जब चुनाव चल रहा था तो साफ लग रहा था कि इस बार बीजेपी वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि उत्तराखंड का रिकॉर्ड है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हरीश रावत बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे थे, सारे अधिकार उन्हें दे दिए थे सोनिया गांधी ने और उनसे कहा था कि आपको ये चुनाव जीत कर दिखाना है। और जो सर्वे आ रहे थे उसमें ऐसा आ रहा था कि 35-40 सीटें कांग्रेस की, 35-40 सीटें बीजेपी की, इस तरह के सर्वे उत्तराखंड के बारे में आ रहे थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो दोबारा सीएम बने और जिनमें विश्वास दिखाया नरेंद्र मोदी ने कि वो चुनाव हारे उसके बावजूद भी सीएम बने और उपचुनाव के बाद वो फिर बाद में एमएलए बने। तो पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात कही थी कि हम कमेटी बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। और एक जो ओपिनियन बनी थी उसके बाद जो नतीजे पलटे थे और बीजेपी शानदार बहुमत के साथ वहाँ पर लौटी थी उत्तराखंड में, तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को भी ये लगा कि यार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव तो जानदार चल गया है। अरविंद केजरीवाल वहाँ भी चित हो गए थे और यही यहाँ पर गुजरात में होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, सीएम भूपेंद्र पटेल, जो वहाँ के भूपेंद्र पटेल सीएम हैं गुजरात के, उन्होंने इसमें कैबिनेट की एक बैठक की और उसमें यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसकी जानकारी वहाँ के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने मीडिया को दी थी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भी ट्वीट किया था कि कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और इसमें 3-4 सदस्य होंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में ये मामला पहले से ही चलता आ रहा है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं कि भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो, और जिस भी राज्य में यूसीसी लागू होगा वहाँ शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन जायदाद के बंटवारे, सभी धर्मों में एक ही कानून लागू होगा। कई नेताओं ने यूसीसी का समर्थन किया है और उनका कहना है कि इससे देश में समानता आएगी। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे एक असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी कदम करार दिया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि कानून को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए यूज किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल आज इस पर भड़क पड़े। अरविंद केजरीवाल का बयान भी बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ साफ लिखा है कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसे में सरकार को इसे लागू करना चाहिए। वहीं ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सभी समुदायों की रजामंदी हो, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि उत्तराखंड चुनाव से पहले एक समिति बनाई गई थी जो चुनाव जीतने के बाद अपने घर चली गई। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास रंजना देसाई वाला जो इस बारे में कमेटी बनाई है उसमें 3 लाख अब तक लोगों के सुझाव उस बारे में आ चुके हैं। केजरीवाल ने सवाल आज ये भी उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने आज, और उन्होंने भावनगर में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर समान नागरिक संहिता लागू करनी है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करती बीजेपी।
उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? और अगर उनकी नीयत समान नागरिक संहिता लागू करने की है तो इसे पूरे देश में लागू कर दें और पूरे देश के लिए इसे बनाएं। क्या वे लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? केजरीवाल को ये डाउट होने लगा है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसका भी ऐलान ना कर दे कि 2024 के चुनाव से पहले कि हम ये लाने जा रहे हैं। तो ये हुई बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये जो बीजेपी ने वहाँ पर ऐलान किया है इसको लागू करने का, इसे लेकर कई और चीज़ें सामने आई। और अब मैं फिर से सर्वे पर आ रहा हूँ, जो वो सर्वे मुझे मिला है, तो मुझे लगा है कि उस सर्वे की चीज़ें काफ़ी स्पष्ट सी नज़र आ रही हैं। और इस सर्वे एजेंसी का मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ये जो सर्वे किया है इस सर्वे के बदले उन्हें 10 लाख रुपया मिलने जा रहा है, इसलिए उनका नाम मत बनाऊं। कुछ वेबसाइट्स ने उसको ख़रीदा है, कुछ टीवी चैनल भी उन्हें ख़रीदना चाहते हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट है इसमें ये बता रही है कि भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस की उम्मीदों पर आम आदमी पार्टी पानी फेर रही है। सर्वे में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है और पार्टी को 48% वोट शेयर के साथ 133 से 145-43 तक सीटें मिल सकती हैं, जो एक रिकॉर्ड है क्योंकि अब तक सिर्फ 2002 के चुनाव में भाजपा ने सबसे अधिक 127 सीटें हासिल की थी। यानी कि इस बार ऐतिहासिक मैंडेट बीजेपी को गुजरात में मिलने जा रहा है। और इस बार पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 1% वोट शेयर का नुकसान होता जरूर दिख रहा है। कांग्रेस 31% वोट शेयर के साथ महज 28 से 37 सीटों पर सिमट रही है और 10% वोट शेयर का नुकसान उसे झेलना पड़ रहा है। सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक मुफ्त के वादों की झड़ी लगाकर उत्साह में नजर आ रही आम आदमी पार्टी को नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। पार्टी को 16% वोट के साथ 3 से 4-5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये बड़ी फेयर स्थिति होगी कि अगर 3 से 4 सीटें मिलती हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये 0 पर भी हो जाए तो इसमें 2-3 सीटों का फायदा कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन 16% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में दिया गया है और अन्य के खाते में भी 5% दिया गया है। और दूसरी ओर कांग्रेस के बारे में इस सर्वे में ये कहा गया है कि कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट जो है वो यहाँ पर नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी है। कांग्रेस में कोई लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या किसी भी केंद्रीय नेता का यहाँ पर कोई मूवमेंट है नहीं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार चक्कर लगा रहे हैं। मोदी तो 2-2 दिन यहाँ पर रुक रहे हैं। चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है उससे पहले इतना कुछ कर रहे हैं। और ये लोगों का काम इसमें सर्वे में ये भी पता लगा है कि जो फ्रीबीज वाली बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, 64% लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल इतने बड़े बड़े जो वादे कर रहे हैं उसे पूरा करने की उनमें हिम्मत है नहीं। और जिस तरीके से वो पंजाब में फेल हुए हैं उसी तरीके से वो यहाँ पर भी फेल रहेंगे। दिल्ली में लागू करना अलग बात है, ये किसमें अलग से एक सवाल पूछा गया था। दूसरी ओर भूपेंद्र पटेल को बहुत लोकप्रियता मिल रही है। भूपेंद्र पटेल को 34% लोगों ने सबसे ज़्यादा सीएम बनाने के लिए अपना फेवरेट बताया है। दूसरे नंबर पर नरेश पटेल का नाम आया जिन्हें 8% लोग मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और कांग्रेस में भाजपा में आए कांग्रेस से भाजपा में हार्दिक पटेल को 4% लोगों ने सीएम फेस देखा है। और लोगों का कहना है कि गोपाल इटालिया को 5% लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो सीएम बने। यानी कि जो सीएम फेस बनने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, सब लोग जानते हैं गोपाल इटालिया सीएम फेस बनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने फालतू की नोटंकी की है कि हम रायशुमारी कर रहे हैं और जो जनता कहेगी हम उसको यहाँ पर सीएम फेस डिक्लेयर कर देंगे। वो सिर्फ एक बज क्रिएट करना चाहते हैं और जब तक चुनाव की डेट डिक्लेयर ना हो जाए तब तक इस नाम को उजागर नहीं करना चाहते। लेकिन सब लोग जानते हैं कि बाद में नाम गोपाल इटालिया का ही आना है, जिस तरीके से पंजाब में बाद में भगवंत मान का आया था। और सब लोग वोटर्स जो यहाँ जिस सर्वे में बीजेपी के जो समर्थक वोटर हैं और जो मोदी के फैंस हैं उन सब लोगों ने कहा, 34% वोटर्स ने इस सर्वे में कहा कि राज्य सरकार का काम बढ़िया है, भूपेंद्र पटेल बढ़िया काम कर रहे हैं। और 9% लोगों ने उनके काम को एक्सीलेंट बताया है। उन्होंने जरूर महंगाई वगैरह के कुछ मुद्दे आए हैं, लेकिन 182 विधानसभा सीटों में से जो ये बड़ी सफलता उन्हें मिलती हुई नज़र आ रही है, ये बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 77।
शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी को 1 और भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है बीटीपी उसको 2 सीट मिली थी, 3 निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। और पिछले साल गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, मतलब 2017 में। और इस पहले चरण के लिए 9 दिसंबर को और दूसरे के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ था, दूसरे में 93 पर मतदान हुआ था। कुछ ऐसी ही इस बार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आप जानते होंगे कि गुजरात में भाजपा 1995 से अब तक लगातार है। 1990 में भाजपा ने जनता दल के साथ यहाँ सरकार बनाई थी। 92 में राम मंदिर आंदोलन के समय यह गठबंधन टूट गया था। और 2002 के चुनाव में भाजपा ने 127 सीटें, जिसके बारे में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सीटें अब तक जीती थी, वो उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था। फिर दंगे हुए थे फरवरी 2022 में और चुनाव दिसंबर 2002 में हुए थे। और 2007 के चुनाव में पार्टी ने 117, 2012 के चुनाव में 115 सीटें हासिल की थी। तो सीधा सा समीकरण है दोस्तों। मुझे लग रहा है कि भले ही बीजेपी ने अभी इसका ऐलान यूसीसी का अभी किया है और लोग इसे कह सकते हैं कि ये एक चुनावी गिमिक है, लेकिन ये तो तय मान लीजिए कि आप ये चुनावी गिमिक अगर बीजेपी नहीं भी चलती, उसके बावजूद भी बीजेपी को वहाँ बढ़िया सफलता मिलती हुई नज़र आ रही थी। और मेरा तो अपना आकलन है, देखिए मैं कोई गुजरात से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। गुजरात में केवल जो आपके जैसे सोर्सेज हैं या आप जैसे लोग कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप के जो मेरे मेंबर हैं, कई मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के मेंबर हैं जो वहाँ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका अगर मैं मानूं और जो वहाँ से मेरे पत्रकार साथियों का फीडबैक मुझे मिल रहा है, अगर मैं उनकी बात मानूं तो देखिए दोस्तों, अगर 150 तक आंकड़ा बीजेपी यहाँ पर पार कर जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अद्भुत प्रदर्शन बीजेपी करने जा रही है, जो अभी तक आंकड़े मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसा ही बनता नजर आ रहा है। राहुल गांधी को परवाह नहीं है, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में हैं। प्रियंका गांधी लग गई हैं जाकर हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद यहाँ आ जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदूवादी अपनी छवि बनाने की कोशिश की थी, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे हैं, उल्टा मजाक का पात्र बने हैं। और कभी उत्तराखंड में जो यूसीसी वाला मामला हुआ था, उसने वहाँ पर बीजेपी के समर्थन में काफ़ी प्रतिशत वोट मोड़े थे। कुछ ऐसा ही समीकरण मुझे यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरा फिर भी मानना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भले ही यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव बीजेपी ना चलती, उसके बावजूद भी बीजेपी की सफलता यहाँ तय थी। और सबसे खास बात, चुनाव से कुछ महीने पहले भूपेंद्र पटेल को, लगभग 1 साल पहले भूपेंद्र पटेल को सीएम बना देना एक बड़ा दांव साबित हुआ है। लगातार यहाँ पर चर्चा होती थी, पटेलों में नाराजगी है, पाटीदार आंदोलन वाले जो हार्दिक पटेल हैं वो कांग्रेस में थे लेकिन वो भी बीजेपी में आ गए हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर एक बड़ा वर्ग बीजेपी का डेवलप हुआ है। और जो जिसे कहते हैं ना कि जो पॉइंट्स से जहाँ पर चेक लगाना था बीजेपी को, बीजेपी अपना ग्राउंड वर्क गुजरात के बारे में फाइनल कर चुकी है। और उसे लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को कि उसकी सफलता यहाँ पर तय है, उसकी टीम बढ़िया काम कर रही है। संडे स्पेशल में आज मूड हुआ कि गुजरात पर चर्चा की जाए, एक सर्वे रिपोर्ट हाथ लग गई थी इसलिए इस पर चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। गुजरात के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताते रहें कि मेरे इस सर्वे से आप कितना सहमत हैं, इस वीडियो से आप कितने खुश हैं। और अगर खुश हैं, चैनल की मेंबरशिप लें, चैनल को सपोर्ट करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।